हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। ऑटो रिपोर्टर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रोजाना हम अपनी ऑटो लेकर निकलते हैं और एक राजनेता से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है। उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के ठीक बीच जाकर ही लेते हैं। तो ऐसे में आज के हमारे मेहमान कौन होंगे और किसे हम अपनी इस ऑटो में बिठाएंगे, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ और मिलना होगा हमारे आज के खास मेहमान से। तो चलिए हमारे साथ और मुलाकात करते हैं आज के राजनेता से जो बैठेंगे इस ऑटो में और जनता से जिनका हम लेंगे रिपोर्ट कार्ड। तो आज के ऑटो रिपोर्टर में हमारी खास मेहमान है पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ कांग्रेस की बातचीत करने के लिए और कांग्रेस का भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कि किस तरह से कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा सा इससे असर जो हो रहा है और खड़गे जी के आने से जो एक लोगों में उत्साह है, उसको हम कैसे भारत को पुनः से बनाएंगे, जोड़ेंगे और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति, वो गरीब है, किसान है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गांव के हैं और या वो ट्राइबल एरियाज़ के हैं, उनके लिए हमने जो उत्थान किया और आगे हम जो करेंगे उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर। चलिए, तो आप तैयार हैं, हमारी ऑटो तैयार है, तो इंतज़ार किस बात का। स्वागत है आपका हमारे इस ऑटो में। और आज यही सवाल जवाब होंगे कि आखिर एमसीडी चुनावों को लेकर कांग्रेस की कितनी तैयारी है और भविष्य कहाँ देखते हैं। मैम, पहला और सीधा सवाल, अब जो मौजूदा हालात हैं एमसीडी चुनावों में, आप अपनी पार्टी को कहाँ देखती हैं? देखिए, एमसीडी के जो चुनाव हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी का बहुत इम्प्रूवमेंट है इस समय में, क्योंकि जो सरकारें रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट की या बीजेपी रही है एमसीडी में, उससे लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। क्योंकि लोगों के हालात, चाहे वो सफाई का मुद्दा ले लो, चाहे उनके पास राशन कार्ड की बात है या पानी की बात है या बिल आने की बात है, महिलाओं की बात है, स्कूल के एडमिशन्स की बात है, बच्चों को लिए घूमती रहती हैं महिलाएं, या उनके रोजगार की बात है, कहीं पे भी सफलता नहीं है। और इतनी परेशानी है कि हर महिला, क्योंकि मेरे पास जो विभाग रहा, जब दिल्ली सरकार में मैं मिनिस्टर रही तो सोशल जस्टिस, सोशल डिपार्टमेंट मेरे पास रहा, हमारे पास, जिसमें आंगनवाड़ी, जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ था, बच्चों से जुड़ा हुआ था, दलितों से जुड़ा हुआ था, ये विभाग मेरे साथ था। और उस विभाग में जो हमने तरक्की की, उन्नति की, उस समय पे जो हमने जितने फंड्स रखे, अब वो फंड भी नहीं है। फंड ज़्यादा हमने उस समय पे इंक्रीज़ किया था क्योंकि हमने सारा फंड खर्च किया था, और उसके बाद जब हमने इंक्रीज़ किया फंड को, आज हम देख रहे हैं उस फंड को यूटिलाइज नहीं किया। अगर 2,500 करोड़ है तो उसमें से 16%, 17% फंड खर्च हुआ। तो जो ज़रूरत है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, वो फंड वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। इवन जो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान है कि जिसमें हम गरीबों के लिए, बच्चों के लिए कुछ छात्रावास बनाएंगे, जो छात्रावास हमने बनाए थे उनकी मरम्मत तक नहीं की गई है। वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, जो केजरीवाल जी की सरकार है, या एमसीडी की बात है। जितने एमसीडी के हमारे स्कूल बने थे, जितना एमसीडी में हमने काम शुरू किया था, मॉडर्न स्कूल बनाए थे, बच्चों को हमने ये कहा था कि गरीबों के लिए भी ऐसे स्कूल बने कि वो एक पब्लिक स्कूल से मुकाबला कर सकें। देखिए, स्कूल की बात आप कर रही हैं, आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, हमने काम किया है। हालांकि घोटाले का भी उन पर आरोप लगा है, हम देख रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी है जो कह रही है कि 15 साल से वो सत्ता में काबिज है यहाँ एमसीडी में और उन्होंने बहुत काम किए हैं, इसीलिए इस बार फिर से उनकी सत्ता वापसी होगी। आप क्या देखती हैं? देखिए, ये इनका अपना एक मुंगेरी लाल के सपने की तरह है, क्योंकि जो सपना वो देख रहे हैं, लेकिन जो त्रस्त है जनता, जो दिल्ली की जनता में आवेश है, वो मैंने सड़कों पे देखा है। सड़कों पे भाजपा को गालियां देते हुए देखा है, केजरीवाल को रोज पिटाई होते देखा है। जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार से लिप्त, अब मैं एक मुद्दा नहीं लूंगी, पर दोनों ही, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हमारी केजरीवाल की सरकार हो, दोनों ही भ्रष्ट सरकारें रही हैं। जो पैसा केवल दिखाने के लिए उन्होंने मुफ्त की बात कही है, वो मुफ्त की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जो पैसा दे रहे हैं वो कोई अपने घर से तो नहीं दे रहे। जो मुफ्त की बात उन्होंने कही थी उसमें भी कितना घोटाला है
कि जो आम आदमी पे उसकी जेब से जहाँ 2,000 लेते थे वहाँ 10,000 लेने लगे। उनके चार्जेस बढ़ा दिए गए और उनको कह दिया कि 200 यूनिट तक फ्री है। अब 200 यूनिट तक की फ्री की बात कर रहे हैं, पर 200 यूनिट से अगर ऊपर हो जाता है तो वो उस पर पूरा पैसा लेते हैं। और दूसरा, लोगों ने उसको किस तरह से गुमराह किया। जो अच्छे रिच लोग हैं उन्होंने अगर मान लो उनके कोई पीजीज चल रहे हैं या टेनेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक घर में ही 10-10 मीटर ले लिए और उसमें क्या करा, वो उस यूनिट से कम की बात कर दी। तो इसका फायदा गरीब जनता को कम हुआ है, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा हुआ है जो हेरा फेरी करके काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो फंड्स हमने दलितों के लिए रखा था, जो हमने 50 करोड़ से शुरू किया था, वो अब 2,500 करोड़ बढ़ा। और वो हमारी सरकार के, शीला जी की सरकार में, जब मैं भी वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रही, हमने जिस पैसे को उनके उत्थान में लगाया, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर बनाने थे, चाहे हमें उनके छोटे छोटे चौपाल बनानी थी, महिलाओं को पेंशन देनी थी, विधवाओं को पेंशन देनी थी, उसके साथ हमने बच्चों के जो कार्य किए, बच्चों को पेंशन, बच्चों के लिए जो हमने कहा कि देख लीजिए सड़कों का हाल। मैं वही कह रही हूँ, जिस समय हम अब चली रही हैं, ये सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे बोलने में भी दिक्कत आ रही है जिस तरह की सड़कों का हाल है यहाँ। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि कांग्रेस ने जो काम किए उसके बाद कहीं पे भी बहुत विकास के काम नहीं हुए, बल्कि जो फंड्स थे, जो हमने फंड दिए थे, उस फंड को लगाया ही नहीं गया और उस फंड्स को कहीं कहीं और लिया। तो इससे पता चलता है कि कितना दलितों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है, महिला। मैम आप हैंडल पकड़ लीजिए, क्योंकि जो रास्ता यहाँ दिख रहा है बड़ी कठिन डगर है। और जब ये सवाल हम पूछते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों से ही, तो वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं कि ये हमारे अंडर नहीं आता, तो ये हमारे अंडर नहीं आता। हालांकि नुकसान तो जनता का ही है। ये मैं जानती हूँ कि जनता का नुकसान है, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत है, मैं मजबूत हूँ, मैं इनकी इन सड़कों पर भी नहीं गिरेंगे, बल्कि हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे कॉरपोरेशन में भी और आने वाले विधानसभाओं में भी और पार्लियामेंट में भी। ये मेरा मानना है। अच्छा मैम, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, शीला दीक्षित की दिल्ली। आप तो उस समय हमने देखा था कि मंत्री भी रही थी। उस दिल्ली में और अब की दिल्ली में क्या बड़ा अंतर नजर आता है? देखिए, इतना अंतर नजर आ रहा है। उस समय में दिल्ली में जितने विकास के काम हुए, ब्रिजेस बने, सड़कें बनी, कम्युनिटी सेंटर्स बने, बहुत बड़े बड़े अच्छे स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी। हमारे जो गरीब बच्चे हैं जिसमें दाखिले के लिए तरसते थे, यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमने नई तरीके से शुरू की। जो अभी जिसके अभी डॉक्टर को अभी जाने से वो बनाया है, उसमें हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं जिसमें हर बच्चे का दाखिला करने के लिए हमने प्रण लिया था। वो स्कूलों में भी बढ़ोतरी की, स्कूलों की मंजिलें, इवन अस्पतालों में भी। जब पीछे आपने देखा, जब कोविड का समय आया, किस तरह से हमारे पास अस्पताल नहीं थे, गरीब जनता ने घर से जाते जाते दम तोड़ दिया, वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए, और जो हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो उनको बिस्तर नहीं मिले। जितने बिस्तर हमने बनाए थे, अगर उसमें उस समय हर साल इजाफा होता रहता तो ये दिल्ली की स्थिति ना होती। जो कोविड हो, या मैंने तो वो देखा है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो लेबर रूम है, लेबर रूम के बाद उसमें भी उनके पास जगह नहीं है कि किस तरह से उसका डिलीवरी होगी। उसके बाद अगर वो डिलीवरी होती भी है तो एक एक बेड पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के स्टैंडिंग कमेटी विमेन की चेयरमैन थी, स्टैंडिंग कमेटी विमेन एम्पावरमेंट की चेयरमैन थी, मैंने हर अस्पताल को घूमा, एक एक बेड पे 4-4 उन बच्चों को देखा जो न्यूली बॉर्न थे, और महिलाएं इस हालात में थी। तो मैंने ज़रूर उस समय पे इसका संज्ञान लिया और ये कहा, चाहे वो RML हो, चाहे वो एम्स में हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो, यहाँ के सारे अस्पताल देखे और उसका ये रिजल्ट हुआ कि उन्होंने नई बिल्डिंग बनी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ उसके बाद एक भी अस्पताल नया नहीं बना, बल्कि जब मेरा यानी आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किया उस काम के आगे काम नहीं हुआ और उस काम को भी आगे नहीं बढ़ाया गया, वहीं रोक दिया गया। आपके द्वारा किए गए कामों को अब ये लोग गिनवा रहे हैं। देखिए, जो गिनवाने हैं वो जनता अच्छी तरह जानती है। गिनवाना अलग बात है, क्योंकि सरकार में बैठे तो वो कहते हैं काम किया, लेकिन जनता उनसे पूछे ये कब हुआ और आपने क्या इजाफा किया इसमें। इवन जब मेरा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से मैं कैबिनेट मिनिस्टर थी, वहाँ पे भी हमने नए अस्पताल बनवाए और उन अस्पतालों में पूरी तरीके से
एक नया मशीनें दी, चाहे वो एक्सरे मशीनें थी, चाहे एमआरआई की मशीन्स थी, वो सब हमारे समय में हुआ। दिल्ली के सभी अस्पतालों में, हमारा पंत हॉस्पिटल है, यहाँ पे एमआरआई की मशीनें हमारे समय में आई, उसके बाद एक भी मशीन नहीं आई। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो आरएमएल में जो मशीन उस समय में हमारी लगी थी, आज वो काम नहीं कर रही है, ये नई खरीद नहीं पाए हैं। मतलब मेरे को जो गरीब लोगों के साथ जाने का वास्ता पड़ा, और मैंने अगर कोई कैंसर पेशेंट भी है उसको भी कोई टेस्ट कराना है तो इनके पास टेस्ट नहीं है। हम अपने आप ये कहते हैं जी हमने बहुत सारे डिस्पेंसरीज खोली हैं, उन डिस्पेंसरीज में क्या है, ना वहाँ दवाई है ना वहाँ डॉक्टर है, और अगर छोटी छोटी जगहों में खोल दी, इन्होंने अपने लोगों को दे दी और अपने लोगों को दे के केवल उनका किराया भर रहे हैं और उससे कोई लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए थे, क्योंकि मेन जब हम सरकार में आते हैं हमारा 2-3 मुद्दे होते हैं कि जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, घर मिले, सड़कें मिले, यातायात अच्छा हो, प्राइवेट यातायात हो, जिससे मेट्रो किसने शुरू की, ये हमने शुरू की मेट्रो। और उस मेट्रो में जो काम हुआ, जगप्रवेश चंद्रा के टाइम का मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी सी यंग एज में मैंने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का पहला चुनाव लड़ा था। जगप्रवेश चंद्रा जी ने ये जो मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो शुरू हुई थी तब के समय में हमने शुरुआत की थी, और शीला जी के आते आते जब मैं मिनिस्टर थी तब ये क्रियान्वयन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुई और हमने मेट्रो स्टेशन सारे में लगाए। उसके बाद इन्होंने कोई मेट्रो का नया स्टेशन, कोई नई मेट्रो। यानी आप कह रहे हैं कि काम हमने करा और नाम अब ये ले जा रहे हैं। हालांकि आप हमारे साथ हैं और ये सवाल पूछना बहुत अहम हो जाता है, जिस तरह से वीडियोस सामने आ रहे हैं जेल से सत्येंद्र जैन के, और उस पर राजनीति हो रही है। पहले कहा गया कि फिजियोथेरेपिस्ट है, फिर पता चला कि वो रेपिस्ट है। तो इस तरह की घटनाओं पर आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये चुनावी बयार बहती है और फिर इस तरह के वीडियो आते हैं, फिर बचाव होने लगता है, फिर कुछ और निकलता है। देखिए, इनका तो काम ही ये रह गया, जनता की भलाई या जनता के लिए काम नहीं है इनका। ये है कि इनके जो भी भ्रष्ट मंत्री हैं वो जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, या अभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या टिकटों में जो भ्रष्टाचार हुआ, अब उनको केवल इनका ध्यान उन पे है, जनता की तरफ इनका ध्यान नहीं है। केवल चुनावी मुद्दों में ये आए हैं ये कहने के लिए कि जनता को हम ये चीज़ें दी हैं, ये हम देंगे। झूठे वादे करने से, जो इन्होंने अभी तक झूठे वादे किए, अब पंजाब में भी इन्होंने कहा 1000 रुपये पर महिला को देंगे। उस समय मैंने पूछा था कि आपने दिल्ली में जहाँ बैठे हैं वहाँ महिलाओं की पेंशन बंद हो गई, किसी दलित महिला को या गरीब महिला को या विडो महिला को या ओल्ड एज महिला को पेंशन बंद है, और उधर वो कह रहे हैं 1000 रुपये महीना देंगे। कोई क्राइटेरिया इनका नहीं था कि किसको देंगे, उसके पास कितना, अगर कोई रिच है उसको भी क्या 18 साल की को देंगे, या अगर वो बिल्कुल गरीब है और उसके पास पैसा ही नहीं है उसको देंगे। क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी इनकम कितनी होगी जो उसको वो पैसा देंगे, ये चीज़ें उनके पास नहीं। केवल पर मंत्री पर एक्शन लेने की भी बात नहीं हुई। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, एमसीडी में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो हमने पहले इस्तीफा करवा दिया था, उसके बाद एक्शन होगा और जब सामने बात आएगी तो हो सकता है मंत्री की वापसी हो। लेकिन अभी तक सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं मांगा गया, या जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं, सीबीआई की पूरी इंक्वायरी चल रही है, इस्तीफा नहीं मांगा गया और अभी भी वो बने हुए हैं, तो इसमें सवाल खड़ा होता है। देखिए, सवाल तो बिल्कुल खड़ा होता है, लेकिन ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि ये सोचते हैं अगर हमने इस्तीफा ले लिया तो लोगों में ही हो जाएगा कि देखिए वो भ्रष्ट था, इसलिए ये चीज़ें इन्हें सोचनी चाहिए कि जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं और अगर ऐसा कोई आरोप लगा है तो हमारे अपने व्यवहार की तरफ से भी हमें चाहिए कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो मांगे या ना मांगे, हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। और पाक साक होके कि अगर हमने गलत नहीं किया तो कोर्ट जो फैसला करेगी या जो व्यवस्था है वो उसमें अगर वो पाक साफ निकलता है तो जनता में अपने आप सफाई हो जाएगी। लेकिन ये लेना ही नहीं चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि वो दोषी है, और अगर उस पोजीशन पे बैठा है तो इसका असर जनता के ऊपर, जनता जानती है ये सब चीज़ें, और यही कारण है कि जनता इस समय इन्हें समझ चुकी है कि ये जो वादे करते रहे, जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं, दिल्ली में करे या पंजाब में करे या और जो गुजरात में कर रहे हैं या हिमाचल में कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जिसका 136 साल पुराना इतिहास है। जब हमने कांग्रेस को बनाया था और कांग्रेस से इस देश को बनाया था, जहाँ देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े जहाज और पनडुब्बी तक बनती है। और इस स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना खून देके इस भारत को सींचा था,
आज उसी झंडे को लेके राजीव गांधी जी चले थे, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, इससे पहले इंदिरा जी की हुई, और आज राहुल गांधी जी उसी झंडे को लेके भारत जोड़ो यात्रा में अपने पूरे खून पसीना वो लगा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत को पुनः एक भारत का निर्माण हो, भारत का जो पुनः निर्माण हो उसमें वैसा भारत बने जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। अब आते हैं कूड़े के मुद्दे पर। इस बार ऐसा लगता है कि एमसीडी का चुनाव जो है, मुद्दा सबसे बड़ा है कूड़ा। एक तरफ एमसीडी में वो कह रहे हैं कि हम कूड़ा उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें विधानसभा में या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से मदद नहीं की जा रही, फंडिंग का जो मसला है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कहती है हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग काम करना नहीं चाहते। अब इन सब से कूड़ा एक बड़ा विषय है। दिल्ली अपनी धरोहर के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब कूड़े के लिए जानी जाती है। कितनी शर्मनाक बात है। देखिए, ये दोनों चाचा भतीजे की तरह काम कर रहे हैं। अब एक कहता है कि वो पैसा नहीं दे रहा, दूसरा कहता है ये काम नहीं कर रहे हैं। तो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर पाएगी। कूड़े के ढेर हैं तो इन्होंने कोई प्लान नहीं किया उसके लिए कि जब कूड़ा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है दिल्ली की, तो उसको हर चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ खाने पीने राशन और उसकी ज़रूरत है, वहाँ जो कूड़ा घरों से निकलेगा उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे उसे दबाया जाए, उसमें से सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग करके किस तरह से प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जो दूसरी खाद, जो हमारा गीला कूड़ा, उससे कैसे खाद बन सकती है। इस तरह की इन्होंने पहले सोच नहीं की। हमेशा जब हमारा कोई प्लान बनता है, जब हम पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाते हैं, तो आने वाले 15 सालों की हम योजना बनाते हैं कि जो आज पंचवर्षीय योजना में हमारा जितना बजट है, इतनी काम हमारे और बढ़ेंगे तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जब इनको पता है कि कूड़ा दिन पे दिन दिल्ली बढ़ती चली जा रही है, तो इसका कूड़ा बढ़ेगा तो उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे उसको उसकी खाद बन सकती है, उसको रिसाइकलिंग करके किस तरह से उसमें हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, बांध बन सकते हैं, मशीनें बन सकती हैं, बहुत सारी मोल्डिंग मशीन बनती हैं उस प्लास्टिक की। और यहाँ तक कि हम इस तरह के खाद और कूड़े को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मंदिरों का कूड़ा निकलता है, फूल मालाएँ या निकलते हैं, उन फूलों से हम तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने बहुत सारे एनजीओज़ को देखा, इनको एनजीओज़ तैयार करने चाहिए थे, इनको ऐसे एनजीओ तैयार करने चाहिए जो उसको यूटिलाइज़ करें, या उससे हवन सामग्री बनती है, हवन सामग्री बनाए और उसको लोगों को दे सकते हैं, जिससे तुम वातावरण को, जो प्रदूषित वातावरण है, उसको, दूषित वातावरण को ठीक कर सकें, स्वच्छ कर सके। इनकी सोच में ये चीज़ें है ही नहीं है। तो कूड़े पे कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं और एक दूसरे को ये उल्हाना दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कांग्रेस को लाओ, दिल्ली में भी लाओ, एमसीडी में भी लाओ, इसका इंतज़ाम हम करेंगे। हमारा विजन है, हमें पता है हमें क्या करना है, किस तरह से कूड़े को सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करके उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। उसको यूटिलाइजेशन जब हमारा होगा तो उसका फ़ायदा गरीबों को होगा। उसमें बहुत सारे, जब हम उससे काम करेंगे, बहुत सारे गरीब महिलाओं को, बच्चों को और आदमी, नौजवानों को उसमें रोजगार भी मिले। बिल्कुल। अब जरा बात कर लेते हैं पार्टी की। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आने के बाद से पार्टी में कितना बदलाव हुआ है, कामकाज का तरीका है, उसमें कितना अंतर हुआ है? देखिए, ये सोनिया जी का, राहुल जी का त्याग है, और ये जो बार बार कहते रहे हैं कि ये एक परिवार की सरकार है, एक परिवार का पार्टी है, तो उनकी सोच हमेशा गलत रही है। इससे पहले भी हमारे 17-18 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो इस परिवार से नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो आज वो फेल हो गई। भाजपा की या केजरीवाल की एक परिवार की पार्टी है, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरा एक परिवार है। और उसको खड़गे जी को लाके, सोनिया जी ने जो पहले भी त्याग की मूर्ति रही है सोनिया गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा था, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। आज उन्होंने फिर बता दिया कि हमारा कांग्रेस परिवार एक परिवार है। खड़गे जी को अध्यक्ष लाए हैं, उनकी सूझबूझ, उनकी सोच, उसका प्रयोग, उसका जो लेना है इंतज़ाम जो हमारा है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से उसकी यूज़ होगा। कांग्रेस पार्टी का जो एक मुद्दा रहा था, ये कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक सैलाब है, ये एक समुद्र है, एक ये ऐसा सैलाब है जो देश में हमें किस तरह से छोटे से छोटी जगह से लेके और बड़े तक को हमें सोचना है, विचारना है। इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइज किया, बैंकों को नेशनलाइज करने से गरीबों को फ़ायदा हुआ,
लोन मिला। आज अगर किसान 10,000 रुपये लोन लेता है तो वो अगर वो रिपे ना कर सके, ऐसी आपदा आ जाए, कोई बरसात ना हो, तो वो उसके लिए फांसी लगा लेता है। और यहाँ जो अंबानी अडानी अनेक तो लोग बैंक के पैसे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लेके वो देश छोड़ के चले गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। हम चाहते हैं हम भारत को, हर व्यक्ति को, वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो महिला हो, वो नौजवान हो, बच्चे हों, वो गरीब हों, वो किस तरह से आदिवासी हों, उनका जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। जैसे आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन हमने देने का वादा किया था, उन पे उनका अधिकार होना चाहिए। पर यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे जल, जंगल और ज़मीन भी किस तरह से छीना जा रहा है। हमारे अंबानी अडानी जी को बहुत सारी जगहों पे किसानों की ज़मीन छीनने के लिए तैयार है, आदिवासियों के जंगल छीनने के लिए तैयार है। हर चीज़ केंद्र सरकार उन्हें देना चाहती है और वही हालात दिल्ली में करे जा रहे हैं, क्योंकि ए पार्टी और बी पार्टी है, ये दोनों वो दिल्ली में छीने जा रही हैं गरीबों का हक। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ए और बी पार्टी, दोनों ए और बी पार्टी हैं। कोई भी गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए नहीं सोच रहा। मैं चाहती हूँ हम आए, दिल्ली सरकार में भी आए, एमसीडी में भी आए और केंद्र में भी आए, तो इन पुनः लोगों को वही राहत मिलेगी जिस राहत के साथ देश की आज़ादी के बाद इंसान तरक्की कर रहा था, बढ़ रहा था। जब का भारत और आज का भारत ने तरक्की की, वो उज्ज्वलता, वो प्रकाश जो भारत का पूरे विश्व में गूंजता था। इंदिरा जी की आवाज़ गूंजती थी, राजीव जी की आवाज़ गूंजती थी, मनमोहन सिंह जी का जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिस तरह से देश को संभाला था, उस बुरी स्थिति में आज हम वही भारत को देखना चाहते हैं। वही सोने की चिड़िया भारत कहलाए, हमारी ये सोच है, हमारी ये आशा है कि जनता हमें सहयोग करेगी और हर व्यक्ति कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस की सरकार लाएगा हर जगह पे, तो हमारा पुनः भारत का निर्माण होगा। और वो ऐसे भारत का निर्माण होगा जहाँ हर घर, हर व्यक्ति, हर गांव, हर शहर, हर प्रांत, हर भाषा का व्यक्ति, हर दलित, शोषित, पीड़ित कांग्रेस के साथ मिलकर भारत का नया निर्माण करेगा और पुनः भारत की उस आवाज़ में अपनी आवाज़ को समझेगा कि मेरा भारत है, ये हम सब का भारत है, ये किसानों का भारत है, ये दलितों का भारत है, ये गरीबों का भारत है, ये मजदूरों का भारत है, ये महिलाओं का भारत है, ये बच्चों का भारत है, ये गरीबों का भारत है। ये ऐसा भारत के निर्माण हम करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर, और देखिए मैंने सोचा था कि मैं अपना आखिरी सवाल यही रखूंगी कि अगर हमारे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस ऑटो के माध्यम से जनता से ये कुछ अपील करना चाहे, उससे पहले ही इन्होंने जनता से अपील कर दिया, तो तैयारी इन्होंने पूरी कर रखी है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एमसीडी चुनावों में इस बार दिल्ली की जनता किसको चुनती है और कौन एक बार फिर से दिल्ली की जनता के लिए यहाँ काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतने व्यस्त समय में हमें समय देने के लिए। और जल्द ही अगले मेहमान से मुलाकात होगी इसी ऑटो में, तब तक के लिए अलविदा।